जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रोज़ाना किसकी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं एसएससी, जीडी, एमटीएस और यूपी पुलिस। ओके, इन तीनों एग्ज़ाम की हम लोग तैयारी एक साथ ही कर रहे हैं। तो भैया इस तैयारी को और बेहतर कैसे बनाया जाए, उसके लिए हम लोग रोज़ाना प्रयास करते हैं। रोज़ाना कुछ अच्छे अच्छे गाइडेंस के साथ चीज़ों को करते हैं। तो रोज़ाना चीज़ों को अच्छे अच्छे प्रकार से हम लोग कवर करते हुए धीरे धीरे इतिहास को हमने शुरू किया था। और इतिहास को हम लोग करीब करीब आधा भाग इतिहास को हम लोग पढ़ चुके हैं। इतिहास का आधा भाग हम लोग कवर कर चुके हैं। हम लोग प्राचीन इतिहास को कवर करते करते हम लोग मध्यकालीन इतिहास तक आ चुके थे। मध्यकालीन इतिहास में बात करें हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं, तो आप कहेंगे भैया मध्यकालीन इतिहास में हम लोग कहाँ आ चुके हैं, तो आप कहेंगे हम लोग आ चुके हैं रजिया सुल्तान या बोले दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के हम लोग बारे में बात कर रहे थे। तो दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों के बारे में बात करी थी? आप कहेंगे भैया दिल्ली सल्तनत में हमने 5 वंशों के बारे में बात करी थी, जिसकी ट्रिक थी। ट्रिक का क्या नाम था? जीके तो सरल लगती है। जीके तो सरल लगती है, ये ट्रिक का नाम था। ट्रिक का नाम सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखाओ विथ नेम के साथ। जी से कौन सा वंश आता है, के से कौन सा वंश आता है, टी से कौन सा वंश आता है, और एस से कौन सा वंश आता है, और एल से कौन सा वंश आता है। तो आप लोगों का एक ये काम है, सबको इस क्रम वाइज में अपने वंशों का नाम लिख के मुझे सेंड करना है। अपने वंशों का नहीं, दिल्ली सल्तनत के वंशों का। क्या कहेंगे? दिल्ली सल्तनत के वंशों का। सॉरी दोस्तों, ओके, क्या बात करेंगे? दिल्ली सल्तनत के वंशों का। तो दोस्त, आज हम लोग क्या आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? आज हम लोग कवर करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान को हम लोग कर चुके थे। रजिया सुल्तान से आगे जो शासक आने वाले उनके, क्योंकि हम लोग शासक दिल्ली सल्तनत की बात करें, दिल्ली सल्तनत सबसे पहला जब वंश शुरू होता है उसको हम कहते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश के शासकों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। गुलाम वंश के करीब करीब 4 से 5 या बोले 6 शासक हम लोग कवर कर चुके हैं। अब बचे कितने शासक? बचे हैं 5 शासक। गुलाम वंश में कुल कितने शासक हुए हैं? तो आप कहेंगे गुलाम वंश में कुल शासकों की संख्या 11 रही है, जिनमें से रजिया सुल्तान जो है वो एक मात्र महिला है, तो मुस्लिम महिला जो कि एक शासिका रही है। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे इससे आने वाले शासकों के बारे में। रजिया सुल्तान के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। शासनकाल हम लोग जान चुके थे, 1236 से लेकर 1240 तक इसने शासनकाल किया है। एक मात्र मुस्लिम महिला थी दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाली। अब इससे आगे वाले शासकों के बारे में बात करते हैं। तो कॉपी पेन लेके हाथ में बैठ जाइए और फिर शुरू करते हैं अपना टॉपिक को। आ जाइए, बोर्ड के ऊपर देखिएगा। क्या कहेंगे? बोर्ड के ऊपर देखिएगा। अब हम बात करेंगे बहराम शाह के बारे में। क्या भैया आप कहेंगे बहराम शाह भैया बहराम शाह को हम क्या कहते हैं? मुजुद्दीन बहराम शाह। क्या कहेंगे? पूरा नाम अगर बोलें तो मुजुद्दीन बहराम शाह। आप लोग बहराम शाह ही याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है, याद रहेगा। अगर बात करें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पेपर में मुजुद्दीन बहराम शाह भी आ जाए तो याद रखना है। क्या कहेंगे? याद रखना है, भूलना नहीं है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे इसके शासनकाल के बारे में। अब ये शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो रजिया सुल्तान के बाद शासन इसके हाथ में आ जाता है। किसके हाथ में आ जाता है? बहराम शाह के हाथ में। कितने वर्षों तक बहराम शाह शासन करता है? आप कहेंगे भैया 2 वर्षों तक। कब से कब तक? 40 से 42 तक। 1240 से 42 तक ईस्वी तक ये शासन करता है। किस पे? दिल्ली की गद्दी पर। कमज़ोर शासक होता है, ज़्यादा इसके कोई माने नहीं है। एक मायने सिर्फ इसके काल में। किस चीज़ के बारे में जानेंगे? इसके समय पर एक आक्रमण हुआ था, मंगोलों का आक्रमण। किसने किया था भैया? ये दिल्ली पर जो आक्रमण था वो पहला आक्रमण था, और मंगोलों का जो दिल्ली पर था वो पहला आक्रमण था। अब बात करें भारत पर, तो भारत पर ये सेकेंड आक्रमण था। ओके दोस्त, मंगोलों का। इसके समय की बात कर रहे हैं तो मंगोलों का आक्रमण। भैया जो ये आक्रमण हुआ है, तो ये आक्रमण कब हुआ है? तो आप कहेंगे भैया जो ये आक्रमण हुआ था 1241 में हुआ। 1241 में मंगोल का एक शासक आता है और भारत पर आक्रमण करता है, और वो भी दिल्ली पर। भारत में कहाँ? वो भी दिल्ली पर आक्रमण करता है। इससे पहले कौन आया था? चंगेज खां आया था। चंगेज खां ने कब आक्रमण किया था मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, चलिए, और क्या बात रहेगी? और आप लोग कहेंगे भैया और बात रहनी है दिल्ली का पहला आक्रमण। ये जो आक्रमण था मंगोलों का, ये का दिल्ली का पहला आक्रमण, दिल्ली पे था, जो दिल्ली पे पहला। तो भैया जो आक्रमण था ये पहला आक्रमण था दिल्ली पर। अब ये वाले बात हम लोग जान चुके हैं कि ये भैया दिल्ली पर पहला आक्रमण था। किसने करवाया था? आप बोलेंगे मंगोलों ने किया। ओके दोस्त, अब बात करें इसने अपना पहला नायाब, क्या बोलेंगे? नायाब या ममलुक, जिसको बोलते हैं नायाब या ममलुक, किसको अपनाया बनाया?
इसने अपना, जिसको बोलते हैं अंगरक्षक, इसने अपना, क्या बोलेंगे, अपना नायाब ए ममलूक किसे नियुक्त किया? नायाब ए ममलूक, क्या बोलेंगे, नायाब ए ममलूक। नायाब ममलूकात कहें या ममलिकात कहें, दोनों एक ही है। क्या बोलेंगे, ममलिका। इसका मतलब क्या होता है भैया? तो आप बोलेंगे संरक्षक, जो इसकी रक्षा करे, संरक्षण करे इसका। तो इसका संरक्षक कौन था भैया? संरक्षक था इसका, आप कहेंगे कौन था इसका संरक्षक? तो आप कहेंगे नायाब ममलूक इसने नियुक्त किया। भैया किसको किया था नायाब ममलूक? तो आप कहेंगे एत्तगीन को। किसको किया? एत्तगीन को इसने नायाब ममलूक संरक्षक अपना बनाया, एत्तगीन को बनाया। बाद में क्या हुआ कि संरक्षक बना दिया, संरक्षक ये बन जाता है। संरक्षक का मतलब क्या होता है? इसकी सुरक्षा करना, इसको बारे में बताना कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे कैसे कार्य करना, सब कुछ इसको एक बोलते ना, एक राह दिखाना। तो इसका काम का, किसका काम था ये था एत्तगीन का। पर कुछ समय बाद ऐसा समय आता है कि जो बहराम शाह है, बहराम शाह क्या करता है? एत्तगीन की हत्या कर देता है। क्या करता है? एत्तगीन की हत्या कर देता है। ओके, इसने एत्तगीन की हत्या करा दी। क्या करा दी? की हत्या करा दी। तो भैया हत्या करा दी, किसने करा दी? आप कहेंगे बहराम शाह ने इसकी हत्या करा देता है। तो भैया क्या हुआ? एत्तगीन का चैप्टर हुआ समाप्त। एत्तगीन को निपट चुका है। एत्तगीन किसने मरवा दिया? एत्तगीन ने। किसने मरवा दिया? आप कहेंगे बहराम शाह ने एत्तगीन को निपटा दिया। भैया अब बात करें बहराम शाह की मृत्यु कब हो जाती है? तो भैया बहराम शाह के बारे में ज़्यादा कुछ जानने के लिए है नहीं, सिर्फ एक पॉइंट जान लो, ये वाला। क्या? ये जो आक्रमण हुआ है, बस आक्रमण जान लो। और वो कब हुआ था, किस पे हुआ था? बस 1241 में हुआ। पहला आक्रमण था मंगोलों का दिल्ली पर। इतना क्लियर है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना इसके बारे में। बात करें इसकी मौत, तो मौत की बात करें तो भैया 13 मई कब हुई भैया? 13 मई 1242 को। 13 मई 1242 को एत्तगीन का, क्या बोलेंगे, सॉरी एत्तगीन बोल रहा हूँ मैं, बहराम शाह। क्या बोलेंगे? 13 मई 1242 को बहराम शाह निपट जाता है और बहराम शाह का चैप्टर हो जाता है समाप्त। तो भैया बहराम शाह के बाद फिर शासन कौन करता है? फिर हम कहेंगे बहराम शाह के बाद आता है मसूद शाह। बहराम शाह के बाद जो गद्दी पर आता है, गद्दी पर आने का कार्य किसका हो रहता है? मसूद शाह का। तो अब मसूद शाह के बारे में बात करते हैं। मसूद शाह के बारे में एक दो, ज़्यादा कुछ है नहीं, किसका पुत्र था बस ये जानना है। इसमें हम जो शासक पढ़ेंगे ना, उनमें अब ज़्यादा कुछ रहा नहीं है, उनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। एक दो शासक है जिनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी शासकों को हम लोग सिर्फ नाम जानेंगे और निकल जाएंगे, क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है, कोई काम की नहीं है वो। ओके, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू जाने, बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए ले सकते हो, पढ़ सकते हो, पर अभी हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, पेपर को कवर करके पढ़ रहे हैं, पेपर को देखते हुए पढ़ रहे हैं। तो हमें सिर्फ पेपर के कंटेंट के हिसाब से हमें चलना है कि पेपर में क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है। सारी चीज़ कवर करके चलोगे मुश्किल हो जाएगी पढ़ना, और पढ़ाना भी मुश्किल होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। फिर पढ़ा तो दूंगा पर टाइम ज़्यादा लगेगा, हमें टाइम रहते हमें सारी चीज़ कवर करनी होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें करनी होगी मेहनत लगातार। इसके बाद शासक आता है मसूद शाह। मसूद शाह कब से कब तक रहता है? मसूद शाह रहता है 4 वर्षों तक। कब से कहता है? 1242 से लेकर 1246 तक, 4 वर्षों तक शासनकाल रहता है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसका पिता का नाम जानो, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ओके, 42 से 46। ओके, पिता रुकनुद्दीन फिरोज शाह। बस इसके बारे में यही जानना है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह इसके पिता थे। बस कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग बात करें नसरुद्दीन महमूद शाह। नसरुद्दीन महमूद शाह, अच्छा भैया वही व्यक्ति जिसने टोपी सीकर अपना जीवन यापन किया। हाँ, वही व्यक्ति जो अपना टोपी सीकर जीवन यापन करता है। अच्छा भैया वही व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं लड़ा। हाँ, वही व्यक्ति जिसने अपने जीवन में युद्ध नहीं लड़े हैं। तो वो कौन है? आप कहेंगे गयासुद्दीन महमूद, सॉरी नसरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन महमूद बोल रहा हूँ, सॉरी।
क्या बोले, नसरुद्दीन महमूद। इसके बाद फिर कौन आता है, आप कहेंगे नसरुद्दीन। ओके दोस्त, क्या कहेंगे, नसरुद्दीन। नसरुद्दीन, नसरुद्दीन सही लिखा ना, महमूद कहेंगे आप कहेंगे भैया नसरुद्दीन महमूद इसके बाद आता है। कब से कब तक इसका शासनकाल, आप कहेंगे 1246 से लेके 1242 तक। क्या बोलेंगे, 1246 टू 1266 ईस्वी। भाई इंग्लिश मेरी बड़ा खतरनाक है, समझ नहीं पाओगे इंग्लिश, तो हिंदी समझ लो, बेटर रहेगा। ओके चलिए, क्या बात करते हैं, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। भैया रुकनुद्दीन फिरोज शाह क्या कर रहा है, इसका जीवन कैसे रहा है, जीवन इसका जीवन रहा बागडोर जीवन। क्या उतार चढ़ाव इसके जीवन में आते रहे, ज़्यादा खुशी नहीं रही इसके जीवन में। अपने में एक बंदा खुश जीवन था, क्योंकि अपना जीवन कैसे व्यतीत करता था, टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था, कुरान की प्रतिलिपियाँ लिखा करता था। क्या करता था, इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में जानकारी क्या मिलती है। पहली जानकारी आप लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, टोपी सीकर, टोपियाँ सीकर। क्या बोलेंगे, आप कहेंगे भैया टोपियाँ सीकर इसने क्या किया, जीवन यापन किया। यापन किया, यापन किया क्या या फिर यापन व्यतीत किया, तो दोनों ही कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किया और व्यतीत में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भैया टोपी सीकर जीवन व्यतीत कर लेता है, ओके भैया कर लिया। और क्या क्या इसने क्या, कुरान की प्रतिलिपि लिखी। क्या कहेंगे, कुरान की कुछ प्रतिलिपि लिखी और पढ़ी उनको। कुरान की प्रतिलिपियाँ, प्रांतियाँ। क्या बोले, कुरान की प्रांतियाँ। तो भैया कुरान की प्रांतियाँ भी इसने लिखी, हाँ भैया कुरान की प्रांतियाँ भी लिखी। और भी इसको क्या कहते हैं, कह सकते हैं, तो आप कहेंगे इसको सल्तनत काल का, क्या कहेंगे, सल्तनत काल का मुगल और औरंगजेब इसको ही कहा जाता है। क्या कहेंगे, सल्तनत काल का जो औरंगजेब है इसको ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है, आप कहेंगे नसरुद्दीन महमूद को। तो नसरुद्दीन महमूद को आप किस नाम से और कह सकते हैं, सल्तनत काल का क्या कहेंगे, सल्तनत काल का औरंगजेब। अच्छा भैया एक काम करो, मैं भूल चुका हूँ, बताओ कि रजिया सुल्तान को किसने मरवाया था और रजिया सुल्तान को क्यों मारा गया था, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, कि और रजिया सुल्तान किससे प्यार करती थी, किससे शादी करी थी, मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। पढ़ाया है, पिछली वीडियो में पढ़ चुके हो, बताना ज़रूर। ओके दोस्त, ज़रूर बताना एक बार। क्या कहेंगे, औरंगजेब। ओके ओके दोस्त, औरंगजेब, सल्तनत काल का औरंगजेब किसको कहते हैं, हम इसको ही कहते हैं। इसने क्या किया, इसने एक व्यक्ति था इसके दरबार में जिसका नाम था बलबन। हम लोग क्या कहते हैं, बलबन। बलबन को हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। बलबन का बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य रहा है, बलबन के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे। बलबन कैसे गद्दी पर आया, कैसे एक सिपाही था, सिपाही से कैसे वो आगे बढ़ने की प्रक्रिया उसने आगे बढ़ाई, एक सिपाही से कैसे राजा तक उसका सफ़र रहा है। सारा कुछ सफ़र के बारे में हम लोग इसकी बात करेंगे। तो ये बात करें, सबसे पहले इसका सल्तनत काल हो चुका है, औरंगजेब का सल्तनत काल का औरंगजेब किसको कहते हैं, हम लोग कहेंगे इस औरंगजेब शाह को सल्तनत काल का औरंगजेब कहते हैं। फिर बात करें, इसने अपना नायाबे ममलूक, क्या बोलेंगे, नायाबे नायाबे ममलिकात किसको नियुक्त किया, आप कहेंगे बलबन को। किसको बनाया भैया, आप कहेंगे भैया इसने नायाब ममलूक अपना बलबन को घोषित कर देता है। बलबन कौन था, बलबन इसका क्या बोलेंगे, बलबन इसका सेना में अध्यक्ष था, सेना में सिपाही था। बाद में आगे बढ़ा, इसने अपनी कामयाबी के हिसाब से सेना में सिपाही बना, फिर वो आगे जाता गया और कामयाबी हासिल करता गया। जब ये एक मिनट जरा रुकना। जब ये कामयाबी हासिल करता है तो इसके दिमाग में आता है कि यार शासन मुझे करना है, तो ये क्या करता है, शासन करने के लिए राजा के करीब जितना हो सकता है उतना जाना शुरू करता है।
तो फिर करीब के राजा के करीब जाते जाते इसने क्या किया, इसने क्या राजा को कैसे अपने कब्जे में किया जाए, तो उसने क्या किया, जो इसकी बेटी थी ना, अपनी बेटी का विवाह किससे कर दिया, अपनी बेटी का विवाह नसरुद्दीन शाह से कर दिया। नसरुद्दीन शाह से इसकी बेटी का विवाह हो जाता है, तो इनमें अब संबंध बन जाता है किसका, दामाद और ससुर का। क्या बोले, दामाद और ससुर का संबंध हो गया, तो ये क्या रिश्तेदार हो गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि नसरुद्दीन शाह की कोई भी पुत्री न कोई भी पुत्र था। तो जब कोई भी पुत्री और पुत्र नहीं था तो फिर शासक बनेगा कौन, भैया साफ सी बात है, शासक बनेगा बलबन। बलबन ही शासन करेगा। नसरुद्दीन शाह की मौत हो जाती है तो शासन में कौन आ गया, फिर आएगा बलबन, तो शासन में आता है बलबन। चलिए इसको कवर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट तो नहीं हो रहा ना, क्लियर है ना सबको, कोई डाउट है तो बता दो भैया कमेंट बॉक्स में। अब सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं, बलबन ने क्या किया, बलबन ने, जब बलबन के बारे में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे बलबन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। बलबन ने अपनी बेटी का विवाह, भैया बेटी का विवाह, सॉरी विवाह नहीं बोलेंगे, विवाह नहीं बोलेंगे, निगाह बोलेंगे। क्या बोला, निगाह, क्योंकि मुस्लिम थे ना, तो क्या करेंगे, निगाह एनएस से कर दिया। एनएस से कोई दिक्कत नहीं है ना, नसरुद्दीन शाह समझ जाओगे ना, शॉर्ट फॉर्म है एनएस, नसरुद्दीन शाह से किया। क्या कहेंगे भैया, आप कहेंगे कि बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन शाह से किया। अब इनमें रिश्ता बन गया ससुर दामाद का। तो अब ससुर दामाद का जब रिश्ता बन जाता है तो दामाद कौन हो गया, आप कहेंगे दामाद कौन हो गया, नसरुद्दीन शाह। ससुर कौन हो गया, बलबन। तो अब भैया ससुरा तो कुछ ना कुछ निपटेगा, कुछ ना कुछ तो काम करेगा। और ससुरा ने शादी किस वजह से करवाई अपनी लड़की की, शासन हथियाने के चक्कर में। तो अब शासन किसके हाथ में आ जाएगा, और कौन पड़ गया, आप कहेंगे नसरुद्दीन शाह कमज़ोर पड़ जाता है। कमज़ोर पड़ने के कारण नसरुद्दीन शाह के कोई पुत्र भी नहीं था, तो ये शासन किसके हाथ में दे देता है, भैया तू संभाल शासन। किसको दे देता है, बलबन को दे देता है, भाई तू मेरा रक्षक भी रहा है और तू मेरा नायाब ममलुक भी रहा है, तो अब शासन भी तू मेरा संभालो, तू मेरा रिश्तेदार भी है। तो क्या क्या हो इससे, भैया तू ही संभाल ले शासन। तो शासन अब किसके हाथ में आ गया, तो आप कहेंगे इसके बाद शासन आ जाता है बलबन के हाथ में। बलबन के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको हम गयासुद्दीन बलबन कह सकते हैं। क्या कहेंगे भैया, इसका पूरा नाम रहेगा गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल की बात करें तो भैया इसका शासनकाल कब से कब तक रहा है, तो आप कहेंगे शासनकाल जो इसका रहा है वो रहा है 1265 से लेके 87 तक। इसका शासनकाल कहीं कहीं आपको 1268 से लेकर 1287 तक दिखता है, पर हम लोग बात करें 1287 और 1268 में फ़र्क क्या है, तो क्योंकि 1287 में क्या हुआ, ये गद्दी पर, सॉरी 1268 में ये गद्दी पर बैठता है, अब 1287 में इसका शासनकाल खत्म समाप्त हो जाता है। और फिर 1265 क्यों बता रहे हो, 1265 बताने का कारण यह है क्योंकि उस समय ये अपनी तरकीब अपनाना चालू कर देता है और उस समय ये आधे से ज़्यादा राज्य पे अपना कब्जा करना चालू कर चुका होता है। तो इसलिए हम लोग, कुछ इतिहासकार इसको 1265 मानते हैं, कुछ इतिहासकार 1268 मानते हैं, पर हम लोगों को दोनों याद रखना, ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो रखेंगे हम लोग 1265 बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग रखेंगे। ओके चलिए, अब हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, बलबन। तो हेडिंग बना लीजिए बलबन, और बढ़ते हैं फिर बलबन की ओर, आगे की ओर बलबन के शासनकाल के बारे में जानते हैं। चलिए, किसी को कोई डाउट, बोलेगा नो डाउट, ओके चलो आ जाओ, वापस आ जाओ। अब हम लोग बात करते हैं बलबन के बारे में। इसका शासनकाल कितना, इसका शासन किसके समान माना जाता है, सेकंड इलवरी वंश के समान। किसके समान माना जाता है, सेकंड इलवरी वंश था ना, उसके शासनकाल के समान माना जाता है, शुरुआत माना जाता है सेकंड इलवरी वंश के शुरुआत माना जाता है। भैया कुछ बात समझ नहीं आई, क्या बता रहे हो आप, इलवरी वंश का समान माना जाता है। देखो भैया क्या कहेंगे, कहने का मतलब ये है कि जब इसका शासन चल रहा था ना, उस समय एक शासन और एक वंश और विकसित हो रहा था, जिसको हम कहते हैं सेकंड इलवरी वंश।
तो इसके शासनकाल के विपरीत भी एक शासनकाल चल रहा था जिसको हम कहते हैं इलवरी वंश। तो आप कहेंगे इसके समान जो बोला जाए, शासनकाल के समान। तो एक वंश इधर भी चल रहा है तो एक वंश इधर भी चल रहा है। मान लो आज भारत में कुछ और हो रहा है तो पाकिस्तान में कुछ और हो रहा होगा, अमेरिका में कुछ और हो रहा होगा इस समय। तो ऐसे ही था, यहाँ पे भी कुछ शासन चल रहा था, इस समय ये शासन भी कहीं ना कहीं चल रहा था। तो इसलिए हम इसको कहते हैं इलवरी वंश। इस समय की बात कर रहे हैं हम लोग। कोई डाउट बोलेगा? नो डाउट। और क्या रहेगा इसका वास्तविक नाम? अगर बात करें भैया इसका वास्तविक नाम, पेपर में बहुत बार पूछा गया इसका वास्तविक नाम। क्या कहेंगे आप? कहेंगे वास्तविक नाम इसका क्या रहेगा? तो वास्तविक नाम आप कहने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं आप? कहेंगे बहुद्दीन। क्या कहेंगे? बहुद्दीन। बहुद्दीन इसका क्या नाम है? वास्तविक नाम होने वाला है। क्या कहेंगे? बहुद्दीन इसका वास्तविक नाम था। ओके बहुत दोस्त, वास्तविक नाम की बात करें बहुद्दीन आप लोग कहने वाले रहेंगे। ओके दोस्त, फिर आगे जानते हैं इसकी उपाधियाँ। उपाधियाँ इसकी बहुत सारी रही हैं। जैसे उलुग खां की उपाधि इसको किसने दी? तो आप कहेंगे भैया उलुग खां की इसकी उपाधि जो थी किसने दी थी? आप कहेंगे महमूद ने दी थी। किसने? महमूद। कौन से महमूद? नसरुद्दीन महमूद। किसने दी? एनएस ने इसको उलुग खां की उपाधि दी। उलुग खां की उपाधि क्यों दी थी? जब इसके सेना में ये शामिल था तो बड़ा प्रतापी वो था, लड़ाकू। तो इसकी उपाधि के बारे में बात करते हैं। उलुग खां। भैया आप बात करेंगे उलुग खां की उपाधि किसने दी? आप कहेंगे एनएस ने दी। एनएस का मतलब नसरुद्दीन शाह। किसने दी? नसरुद्दीन शाह ने इसको किसकी उपाधि दे दी? आप कहेंगे उलुग खां की उपाधि। भैया क्या और भी उपाधि थी इसकी? हाँ, इसकी एक दो उपाधि और रही, जैसे अमीर शिकार व अमीर आखुर। कौन सी उपाधि? अमीर शिकार और अमीर आखुर। यहीं पे लिख देता हूँ, फिर आगे इसको क्लियर करके फिर आगे बढ़ते हैं। अमीर शिकार एंड क्या कहेंगे? एंड कहेंगे अमीर आखुर। तो भैया इसको अमीर आखुर बना। तो भैया ये इसको आप उपाधि किसकी थी? तो आप कहेंगे ये उपाधि थी किसकी? आप कहेंगे भैया बलबन की। ओके दोस्त, बलबन। चलिए बलबन को कवर करते हैं। इसकी शॉट लेना चाहते हो इसकी शॉट ले लो। हो गया, चलो बढ़ते हैं आगे। उपाधि हमने जान ली, अब इसके कार्यों के बारे में जानते हैं। भैया इसने किया क्या, क्या क्या इसने कार्य किए, क्यों इतना चिढ़ता था लोगों से, क्यों इतना चिढ़ता था? ये क्या कारण था इसको लोगों से चिढ़ने का? क्योंकि इसकी जो प्रजा थी ना इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी थी। इसने बहुत सारे ऐसे कार्य किए थे प्रजा के खिलाफ जो नहीं करने चाहिए थे। टैक्स लगा दिया, प्रजा को बेवजह परेशान करना, ये चीज़ें वो चीज़ें फैलाना ठिकाना, बहुत सारी चीज़ इसने करी है। सब चीज़ों के बारे में जानेंगे आराम से। ओके दोस्त, अब क्या बात करेंगे? इसने एक नीति चलाई। कौन सी नीति? कुछ चीज़ें इसकी अच्छी भी रही हैं। जैसे एक बात करें लोह एवं रक्त की नीति। भैया लोहे एवं रक्त की नीति कौन सी थी? बात करेंगे रक्त नीति। ये भैया लोह और रक्त नीति क्या थी? तो आप कहेंगे लोह और रक्त नीति थी। कौन सी नीति? जिसमें चोर और चक्कों को पकड़कर उनको हाल के हाल निपटा दिया जाता था, और जब तक उनको पीछा करते रहते थे जब तक वो पकड़े नहीं जाते थे। तो इसका कहने का मतलब था कि जो आएगा सो निपट के जाएगा, चोरी करने आएगा। तो इसका कहने का मतलब ये था जो आएगा सो निपट के जाएगा, चोरी करोगे लपेटे जाओगे। तो इसलिए इसने क्या किया? इसने लोहे एवं रक्त की नीति चलाई जब ये शासक बना। और जो भी फिर इसने लोगों के जो लुटेरे थे उनके बीच में डर पैदा हो गया, इसके कारण लूटपाट कम हो गया। तो इसलिए लोहे एवं रक्त की नीति महत्वपूर्ण मानी जाती है। और उसको याद रखना, पेपर के पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आईएमपी इसको लगा लीजिए। क्या कहेंगे? आईएमपी आप लोग लगा के रखना। और क्या कहेंगे भैया? और आप कहेंगे तुर्क ए चहलगामी का अंत। तुर्क ए चहलगामी, गामी कहेंगे जहाँ गानी कहेंगे, तुर्क चहलगानी। तो तुर्क चहलगानी का अंत किया। तुर्क चहलगानी का अंत। भैया अंत का मतलब क्या हुआ कि खत्म कर दिया? हाँ भैया, तुर्क चहलगानी का अंत किया। अंत का मतलब ये हुआ कि इसने तुर्क चहलगानी जो 40 अमीरों का ग्रुप था, क्या बोलेंगे 40 अमीरों का ग्रुप, उसको क्या किया? उसको समाप्त कर दिया। इसने कहा कि ये 40 अमीर हो सकता है आगे चल के मेरी सत्ता पर
बंधित कर सकते हैं या सत्ता पर खतरा मंडरा सकता है इनके कारण। तो उसने क्या किया, इसको बोला कि ख़त्म ही, तो आगे बढ़ नहीं बढ़ेगा। तो उसने क्या किया, इनको ख़त्म ही कर दिया। फिर चलो ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के कारण क्या हुआ कि अब ये ग्रुप ख़त्म हो चुका था, तो इसको एक शांति मिल गई, चलो यार ये ग्रुप ख़त्म होगा, अब हम लोग थोड़ा शासन अच्छे से कर सकते हैं। फिर इसने क्या किया, दो नीति हम लोग जानते हैं, लोहे एवं रक्त की नीति, और इसका किसका अंत कर दिया, तुर्की चहलगामी, जिसमें 40 अमीर शामिल थे। 40 अमीर को अंत करने के बाद फिर ये आगे बढ़ता है। आगे एक ये जो था ना, ये इसके बारे में थोड़ी बात जान लेते हैं। ये जो था नाटेगढ़ का था। नाटेगढ़ का मतलब बोलते हैं ना बोना, बोना था। तो इसका चेहरा भी कभी ख़राब था, बताया जाता है इसका चेहरा बहुत ख़राब था। तो ये इसका चेहरा खुद नहीं देख सकता था, ये इतना ख़राब था, तो अपना चेहरा नहीं देख पाता था। तो एक दिन क्या हुआ, ये क्या बोलेंगे, एक दिन ये अपने आप को कमरे में रात में बंद करके बहुत बुरा रोता था। रात में क्यों रोता था, लोग इसको ख़राब बोलते, इसका चेहरा ख़राब बोलता, जब ये सिपाही था तब। तो इस कारण ये रोता था बहुत ज़्यादा, कहता था मेरा चेहरा ख़राब बताया जाता, ये वो है फलाना ठिकाना, तो बहुत ज़्यादा रोता था। इसका इसने क्या किया, बदला लिया लोगों से। जब ये शासक बना तो इसने क्या किया, बदला लेने का कार्य किया। इसने कहा नहीं, अब तो मैं तुमसे बदला लूँगा। तो इसने क्या किया, जो लोग इससे मिलने आते थे ना, उसने 2 प्रथा चालू कर दी कि राजा से जो भी मिलने आएगा इस प्रकार से उनको नमन करेगा, या इसके पास से बोलते हैं नमस्ते, अभी वेलकम बोलते हैं ना, तो वेलकम करने का तरीका क्या कर दिया इसने, स्वागत करने का तरीका। तो इसने बोला भैया मुझसे मिलने आओगे तो सजदा करोगे और पुशाप करोगे। क्या बोले पेश, सजदा और पैबोश, क्या बोलेंगे, सजदा एवं पैबोश दोनों कार्य करने का कब किसके हाथ में दे दिया, बोला कि भैया आओ सजदा करो पैबोश करो। सजदा पैबोश थे क्या, इनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि सजदा की बात करें तो सजदा क्या था, झुकना था। राजा के सामने बोलते ना, जब ऐसे आते तो पहले क्या ऐसे करते थे, झुकते थे। तो जलाई लुदून बालिक वगैरह वगैरह बोलते थे ना, तो ऐसे ही, तो ऐसे झुकते थे। कुछ भी ये बात कहनी है तो पहले झुकते थे, उसके बाद आगे बात अपनी प्रक्रिया चालू करते थे। तो क्या किसने क्या कहेंगे भैया, आप कहेंगे इसने सजदा एवं पैबोश, क्या बोलेंगे, सजदा झुकना। सजदे का मतलब क्या हुआ, झुकना हुआ। पैबोश का मतलब क्या हुआ भैया, आप कहेंगे पैबोश का मतलब क्या हुआ। पैबोश का मतलब था कि आओ और पैर छुओ। राजा के क्या था, पैर स्पष्ट करो। पैर छूना, बोले छूना या फिर चूमना, पैर को आके, राजा के पैर को आके चूमना था। तो ये सबके लिए, चाहे जितना बड़ा व्यक्ति हो, भारत में जब आएगा और बलबन के दरबार में जब जाएगा दिल्ली सल्तनत में, तो उसको ये सब चीज़ें करनी होंगी। तो सब व्यक्ति इसको क्या करते थे, सजदा एवं पैवाश करते थे। क्या करते थे, पैवोश किया करते थे। तो यहाँ तक याद रहेगा, ये पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रहना चाहिए आप लोगों को। क्या, सजदा एवं पैवोश, सजदा एवं पैवोश इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भूलना नहीं, बार बार ना बोलना पड़े। ओके, चलिए याद रहेगा। ओके, फिर क्या किसने नवरोज त्यौहार आरंभ किए। कौन सा त्यौहार, नवरोज त्यौहार। क्या बोलेंगे, नवरोज। कौन से त्यौहार भैया, नवरोज, या बोलेंगे नवरोज उत्सव शुरू किए। इसको हम एक नाम, इस वंश को हम एक नाम से जानते हैं, बलवन वंश के नाम से, या बोले बलवनी वंश। तो इसने अपना शुरुआत किया वंश को, तो इसको बलवनी वंश भी हम लोग कहते हैं। तो उसने क्या किया, नवरोज उत्सव की शुरुआत कर दी। भैया नवरोज उत्सव शुरू कर देता है, और क्या करता है, इसने पहली बार गैर इस्लामिक प्रथा चालू करी। क्या बोले, गैर इस्लामिक दिल्ली पर सल्तनत पर लागू करी। बोले गैर इस्लामिक प्रथा, क्या बोले, गैर इस्लामिक प्रथा दिल्ली सल्तनत पर लागू करी, जो इस्लामिक नहीं थी। पहली बार गैर, क्या बोलेंगे, गैर इस्लामिक प्रथा दिल्ली पर लागू, दिल्ली पर लागू की। तो भैया क्या क्या, इसने सबसे पहले दिल्ली पर गैर इस्लामिक प्रथा सल्तनत, दिल्ली सल्तनत पर लागू कर दी। ओके भैया, दिल्ली बोले या दिल्ली सल्तनत बोले, कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली सल्तनत भी एक ही है, दिल्ली भी एक ही है।
और क्या बोलेंगे, इसने अपना जो दरबार था उसको कौन सी पद्धति पे बनाया था। भैया किसी न किसी दरबार की पद्धति होकर घर बनाते हैं हम लोग, अलग अलग पद्धतियों में घर बनता है। गुंबद बनाते हैं तो गुलम मंदिर जो बनते हैं वो अलग अलग पद्धतियों में बनते हैं, मस्जिद बोले अलग अलग पद्धतियों में बनते हैं। तो उसी प्रकार से इसने जो अपना दरबार बनाया था तो वो कौन सी पद्धति में बनाया था। तो आप कहेंगे दरबार की जो पद्धति वो थी फारसी पद्धति, फारसी पद्धति पद्धति में दरबार बनाया। कहेंगे दरबार बनाया था। ओके, दरबार व्यवस्था भैया ऐसी कर दी, दरबार का गठन कर दिया फारसी पद्धति। ओके, दरबार का गठन हो गया भैया। ओके जी, चलिए अब इसको मैं क्लियर करता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलो अब बढ़ते हैं आगे, इसको क्लियर करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग कवर कर रहे हैं किसको, बलबन को। बलबन के बारे में बहुत सारी बातें जानने के लिए और बहुत सारी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्न बनेंगे तो भैया हम लोग कवर करना होगा इसको, ना चाहते हुए भी हमें कवर करना होगा। क्या कहेंगे, ना चाहते हुए भी हमें इसको कवर करना होगा। ओके भैया, ना चाहते हुए भी हमें इसको कवर करना होगा। ओके भैया, अब बात करते हैं और क्या चीज़ें रहेगी। सैनिकों को वेतन, भैया सैनिकों को वेतन कैसे देना शुरू किया, वेतन नगद। भैया नगद वेतन देना शुरू किया। हाँ भैया, आप बोलेंगे नगद व्यवस्था। आप कहेंगे भैया नगद वेतन की व्यवस्था इसने लागू कर दी। कौन सी वेतन की व्यवस्था, नगद वेतन। पहले क्या होता था, लोगों को खेती दी जाती थी, खेती दे दी जाती थी, तो उससे बोला भैया आप हमारे सेना में शामिल हो, आपको वेतन की जगह खेती दी जाएगी। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे करके खेती कम पड़ गई। अब ये कितने को खेती दोगे आप, सैनिक तो हर समय बढ़ते रहेंगे, हर समय आते रहेंगे, तो कितने को खेती दोगे। तो इससे क्या हुआ, खेती कम पड़ती चली गई। जब खेती कम पड़ गई तो इसने क्या किया, आप खेती नहीं देंगे भैया, आप पैसे देंगे। तो इसने क्या किया, वेतन देना शुरू किया, नगद पैसे देना शुरू कर दिया। किसने किया, आप कहेंगे बलबन ने ये कार्य शुरू किए। तो बलबन के कितने कार्य किए, सबसे पहले बात करें, बलबन ने 40 गुलामों के ग्रुप को ख़त्म किया। क्या बोलेंगे, तुर्क चहलगामी को ख़त्म किया। उसके बाद क्या किया, सजदा एवं पैवोश प्रथा लाया। और क्या किया, और आप कहेंगे ये जो सैनिक को वेतन देना शुरू किया, इसने क्या किया, नगद वेतन देना शुरू किया। और भी कार्य हैं इसके। इसने 2 विभाग का निर्माण कराया। 2 विभाग कौन से थे, जो इसकी सिक्योरिटी को मजबूत करते थे। इसको ऐसा लगता था हो सकता है कभी कोई राजा या कोई मेरा ही व्यक्ति मुझ पर हमला बोल दे, तो इसलिए क्या करता, अपने पास ही अपने सैनिकों को मजबूत करके रखता था। और इसने 2 क्या बोले, 2 ग्रुप बना रखे, बोले 2 विभाग बना रखे थे। वो 2 विभाग जो थे इसकी सुरक्षा में कार्य करते थे। इसको सारी चीज़ ला के बताते थे कि ये महाराज ये चल रहा है, प्रजा में कैसा चल रहा है, लोगों के बीच में कैसा चल रहा है, कौन क्या सोच रहा है तुम्हारे बारे में, वो सब बातें कौन बताया था, ये 2 ग्रुप के लोग या बोले 2 विभाग के लोग इसको बताया करते थे। तो वो 2 विभाग कौन से थे, उन विभागों के बारे में बात करते हैं। क्या भैया, 2 विभाग बनाए। सबसे पहला विभाग की बात करें तो सबसे पहला विभाग था, एक था बारिद ए ममलूक। क्या बोलेंगे, बारिद ए ममलूक। बारिद ए ममलूक का मतलब क्या था, गुप्तचर विभाग। बारिद ए ममलूकात। बारिद ए ममलूकात इसको क्या कहते हैं, गुप्तचर विभाग। इसका काम था इसको बारे में इन्फॉर्मेशन देना। गुप्तचर इसने लगा रखे थे, हर जगह अपने गुप्तचर छोड़ रखे थे। 2 गुप्तचर क्या करते थे, उन गुप्तचरों को कार्य था कि राजा को आकर इन्फॉर्मेशन देना कि महाराज ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं, ऐसे ऐसे लोग आपको मारने के प्लान बना रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग आपको हड़पने के प्लान, आपके राज्य हड़पने के प्लान बना रहे हैं। हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन कौन देता था इसको, इसके गुप्तचर इसको इन्फॉर्मेशन दिया करते थे। ओके दोस्त, फिर इसने क्या किया, इसने एक ग्रुप और बनाया। दूसरे ग्रुप का नाम क्या रहेंगे, दीवान ए, क्या कहेंगे, आप कहेंगे दीवान ए अर्ज। भैया दीवान ए अर्ज क्या हुआ, ये कौन सा ग्रुप है, तो आप कहेंगे सेना का। ये कौन सा ग्रुप था, ये था सेना का ग्रुप। इसको कहते हैं सेना विभाग। कौन सा विभाग था, आप कहेंगे सेना विभाग।
ये जो देश की सेना विभाग थी, इसमें सेना के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखी जाती थी। कौन सी सेना कमज़ोर पड़ रही है, उसको ले क्या किया जाएगा, सेना को कितना खर्च दिया जाएगा, सेना को क्या कैसे मजबूत कर सकते हैं, सेना में कैसे लोगों को अच्छी प्रशिक्षण, क्या बोलते हैं, प्रशिक्षण दे सकते हैं जिससे सेना मजबूत हो सके। ये सब कार्य कौन करता था, ये सब कार्य था इन लोगों का, ये लोग देखते थे। तो उसने महत्वपूर्ण 2 विभाग बना रखे थे। दोनों विभाग के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक तो गुप्तचर विभाग, एक सेना विभाग। अगर बात करें उनकी भाषा में, तुर्क भाषा में क्या कहते थे उसको, तुर्क भाषा में कहते थे बारित ए ममलुक, जिसको हम लोग कहते हैं गुप्तचर विभाग, और बोले दीवान ए अर्ज, जिसको हम कहते हैं सेना विभाग। याद रहेगा, पक्का याद रहेगा। मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगा आप लोगों से। ओके, चलिए, याद रहेगा तो नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा, बता देना। बलबन ने क्या किया, बलबन ने न्याय को स्थापित किया। बलबन ने न्याय को, कौन सा, न्याय विभाग को स्थापित किया, सॉरी न्याय को नहीं, न्याय विभाग को। न्याय विभाग, जब इसको पता चला कि भैया मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मैं क्या करूं, न्याय विभाग को स्थापित कर दूं, स्थापना कर दी इसकी। तो उसने क्या भैया, इसने क्या किया भैया, अब न्याय विभाग की स्थापना करनी पड़ेगी। अगर मेरी प्रजा में किसी के साथ कोई बदसलूकी होती है तो वो मेरे पास आए, उसके साथ न्याय होगा। पर ऐसा कुछ होता नहीं था, ये खुद ही बदसलूकी करता था। तो कौन जाएगा भैया राजा के पास, जब राजा ही बदसलूक होगा, राजा ही जब प्रजा के ऊपर अत्याचार करेगा, तो कौन सा व्यक्ति जाएगा राजा को अपनी बात बोलने, कौन अपनी मौत को बुलाएगा। उसको पता है मैं इसको बोलने जाऊँगा मुझे ही लुढ़का देगा, फ़ायदा क्या है। तो इसलिए इससे कोई बोलने ही नहीं जाता था। जब इसके बोलने नहीं जाता तो इसको लगता था कि मेरी प्रजा मेरी वाहवाही कर रही है। पर उसको क्या पता प्रजा इससे कितनी परेशान हो चुकी थी। परेशान होने का कारण क्या था कि टैक्स लगा देता था, बेवजह प्रजा के ऊपर कोई से कार्य, किसी को मार रहा है, किसी को पीट रहा है, अपने हिसाब से नीतियाँ बना रहा है, जैसे प्याबोज प्रथा या सजदा प्रथा। ये प्रथा क्यों बना रहा है, वो तो अपने खुशी के लिए बना रहा है ना। तो इससे प्रजा क्या थी, इससे प्रजा दुखी हो रखी थी। जब दुखी हो जाती प्रजा तो कुछ ना कुछ करेगी भैया। तो सब चीज़ें जानेंगे आगे धीरे धीरे। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्लियर करते हैं। चलिए, क्या हो गया, बलबन ने न्याय व्यवस्था लागू कर दी। भैया आज अपना पूरा गुलाम वंश समाप्त हो जाएगा। आज सिर्फ हम लोग गुलाम वंश को कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे खिलजी वंश को कवर। तो चलो थोड़ी बहुत बातें यहीं पे लिख देता हूँ, जगह अभी स्पेस बचा हुआ अपने पास, तो इसी स्पेस में लिख देते हैं। इसके समय क्या हुआ, क्या भैया इसके समय पर कोई आक्रमण हुआ है, तो आप कहेंगे हाँ भैया इसके समय पर मंगोलों का आक्रमण हुआ था। मंगोलों का क्या, मंगोलों का सेकंड आक्रमण। कब हुआ मंगोलों का आक्रमण, इसके समय पर, कब बोलेंगे 1269 से लेके 1285 के बीच में। क्या बोलेंगे 1269 से लेके 85 ईस्वी में। किसका आक्रमण, आप बोलेंगे आक्रमण मंगोलों का। ये मंगोलों का आक्रमण हो जाता तो क्या होता है, इस मंगोल आक्रमण क्या होता है, ये विजय होता है। जब विजय होता है तो क्या करता है, विजय हो जाता है, फिर ये कुछ कार्य करता है। इसने कुछ जगह के नाम भी बनाए, उन सब जगह को जानेंगे आराम से। चलिए इसको मैं क्लियर करता, फिर आगे बढ़ते हैं। भैया लाइक शेयर कर दो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ किसके लिए, आपके लिए कर रहा हूँ ना, तो कर दो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के पास भेज दो जल्दी जल्दी। LSL शेयर सब्सक्राइब, ओके, LSL कर दिया करो, इससे क्या रहा लाइक शेयर सब्सक्राइब होता है। समझ गए ना LSL का मतलब, ओके। दोबारा नहीं बोलूँगा, एक बार बोलता हूँ, मैं बार बार नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप लोग बार बार डिस्टर्ब हो गए, और मेरा मकसद आपको डिस्टर्ब करने नहीं, आपको वर्दी दिलाना है। ओके, मकसद डिस्टर्ब करना नहीं, वर्दी दिलाना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करके रख लेना, बहुत ज़रूरी पॉइंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। 1279, क्या बोलेंगे 1279 में क्या होता है, 1279 में इसके यहाँ पे विद्रोह होता है। कहाँ पर, बंगाल में। इसके खिलाफ क्या होता है, विद्रोह होता है। कहाँ पर, बंगाल में। कौन सा विद्रोह, आप कहेंगे बंगाल विद्रोह। क्या हुआ, बंगाल में विद्रोह हुआ। भैया ये विद्रोह किया किसने,
तो किया किसने किया, आप बोलेंगे तुर्की तुगरिक खा। भैया किसने किया, आप कहेंगे तुगरिक खान ने किया। भैया तुगरिक खान ने विद्रोह कर दिया, ओके भैया, हाँ कर दिया भैया। तो भैया तुगरिक खान विद्रोह कर देता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। तो क्या किया, तुगरिक खान ने विद्रोह कर दिया, पर जीता कौन इसमें, इसमें विजय हो जाता कौन, बलबन। बलबन इसमें विजय होता, निर्माण, जब विजय हो जाता तो बलवान कुछ कुछ निर्माण करते हैं, कुछ कार्य निर्माण किए उसने, कुछ जगह बनवाई, कुछ महल बनवाए। तो इसका निर्माण कार्य जान लेते हैं हम, बलवान के निर्माण कार्य हैं। आप बोलोगे भैया कि शॉर्ट शॉर्ट क्यों बता रहे हो, भैया शॉर्ट ही बताऊंगा, चीज़ें वही बताऊंगा जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है। सारी चीज़ बताने का क्या मतलब है कि ये बताऊं पहले बलबन ने आया, फिर उसने आक्रमण हुआ, फिर इसी इसके बीच में युद्ध हुआ, फिर ये बढ़ा, फिर वो खाना खाया, फिर पानी पिया, ये सब चीज़ बताने मतलब, इन चीज़ें बताने का मतलब तो ना है। चीज़ें होता हुआ तो जैसे युद्ध हुआ, युद्ध के बाद क्या हुआ, युद्ध के बाद कौन सा इसने महल बनाया, क्या बनाया, निर्माण कार्य, व्यवस्था कैसी थी, वो चीज़ें बात करेंगे हम लोग जो पेपर में पूछे जाते हैं बार बार। इसने क्या 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 निर्माण किया, इसने लाल किला बनवाया, लाल महल, सॉरी लाल किला नहीं, जिसको हम लाल महल कहते हैं। क्या बनवाया, सीरी का किला, क्या बोलेंगे, सीरी का किला। कौन सा किला, आप कहेंगे सीरी का किला। किसने बनवाया, आप कहेंगे बलबन ने। ओके दोस्त, तो बलबन ने ये सब चीज़ कर दी, सीरी का किला बना दिया, खत्म। यहाँ तक बलबन सही चल रहा था। उसके बाद बलबन क्या होता है, बलबन हो जाता है बूढ़ा। जब बलबन बूढ़ा हो जाता है तो उसके बाद उसका बेटा आएगा। बेटा उसका यहाँ पे शासन नहीं कर रहा था, बेटा चला गया बंगाल की तरफ, तो शासन फिर किसके हाथ में आ गया, तो बेटे के बाद उसका पुत्र आता है, बेटे का बेटा, जिसको कहते हैं कैकुबाद। क्या बोले, कैकुबाद। तो इस शासन किसके हाथ में आ गया, तो आप कहें कैकुबाद के हाथ में आ गया। और कैकुबाद इतना समृद्ध नहीं था, इतना अच्छा नहीं था कि वो शासन कर सके। कैकुबाद कौन था, आप कहेंगे कैकुबाद था। इसके बाद हम लोग आगे जानेंगे कैकुबाद के बारे में। कैकुबाद, कैकुबाद भैया कौन था, तो आप कहेंगे कैकुबाद था गुलाम, क्या, बलबन का पोता। बलबन का पोता मतलब बलबन का पुत्र का पुत्र। क्लियर है, रीजनिंग पढ़ते हो ना भाई, रीजनिंग पढ़ते हो ना, रीजनिंग में समझते होगे कि पोते का पोता या बेटे का बेटा कौन हुआ, तो पोता हुआ। तो ये कौन था, बलबन का पोता। तो कैकुबाद कौन था, बलबन का पोता था। क्लियर है, ओके। बलबन के पोते ने क्या कार्य किया, तो आप कहेंगे इसने एक निर्माण करवाया था, किले का निर्माण। उस किले को हम लोग क्या कहते हैं, खिलखोरी का किला, किला खेरी। किस किले का नाम क्या है, किले का नाम है किला खेरी। किला खेरी का किला बनवाया, इसका नाम भी किला खेरी और किला खेरी में ही बनवाया। तो भैया क्या क्या बनवाया, ओके भैया। कैकुबाद ने ये कार्य किए। अब भैया इसका अंतिम शासक, तो इस वंश का अंतिम शासक कौन रहने वाला है, तो आप कहेंगे अंतिम वंश का, इस वंश का अंतिम शासक का नाम बड़ा अजीब है, पढ़ लोगे समझ आ जाएगा, नहीं पढ़ोगे फिर भी समझ नहीं आएगा, ओके। तो नाम बताता हूँ, अंतिम शासक किसका, गुलाम वंश का अंतिम शासक। क्या कहेंगे, गुलाम वंश का अंतिम शासक। वंश का अंतिम शासक। तो भैया 2 मिनट पहले आप बताओ गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है, फिर मैं तो बताता ही हूँ आपको, आप बताओ। क्या बोलेंगे, आप बताओ, चलो नहीं है, चलो मैं बताता हूँ। क्या बोलेंगे, या तो उसका नाम कैम्यूस कह सकते हैं, या गयासुद्दीन, क्या बोलेंगे, शमसुद्दीन सेकंड, या फिर बोलेंगे कैम्यूर। तो इसका नाम 3-4 नाम है, कोई बात नहीं, किसी भी नाम को आप लोग बोल सकते हैं। क्यूम कह, या फिर मार कहेंगे, या फिर आप कहेंगे इन सब में से सबसे बेहतर, सबसे अच्छा शमसूद, क्या बोलेंगे, शमसुद्दीन। शमसुद्दीन सेकंड, क्या कहेंगे, शमसुद्दीन सेकंड, याद रखना। ये अंतिम शासक था किस वंश का, आप कहेंगे अंतिम शासक था गुलाम वंश का। तो दोस्त भाई बच्चों,
क्या किया आज हमने कवर किया गुलाम वंश को कंप्लीट कर दिया। आज हमने कितनी वीडियो में गुलाम वंश कवर हुआ? आप कहेंगे भैया 3 वीडियो में गुलाम वंश कवर कर चुके हैं। थोड़ा बड़ा वंश था, 11 शासकों के बारे में इसमें हमें पढ़ना था, तो 11 के 11 शासक हम लोग पढ़ चुके हैं। गुलाम वंश की शुरुआत हो चुकी थी। अब गुलाम वंश को ख़त्म कौन कर देगा? गुलाम वंश को ख़त्म करेगा खिलजी वंश का शासक। अब हम लोग इसके बाद किसको पढ़ेंगे? हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे खिलजी वंश को। उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, इस वीडियो में लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सोचता हूँ कि इसी को यहीं तक रखते हैं। ओके, उम्मीद है जो चीज़ें समझेंगे सारी चीज़ बाकायदा आपको अच्छे से समझ में आएंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।